Hello students, I am Shikha and you are watching my YouTube channel Full Solution. Today we are going to discuss History of India. History of India भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक पार्ट है जिसमें आपको 1885 से लेकर के 1947 तक की हिस्ट्री को पढ़ना है। 1885 इंडिया के इतिहास में माइलस्टोन ईयर रहा है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आपने हमेशा सुना होगा कि ये स्ट्रगल में बहुत पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहा है इंडिया को। INC इज इक्वल्स टू इंडिया, इंडिया इज इक्वल्स टू INC हुआ करता था एट दैट टाइम। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, लीडर्स हुए हमारे, सब INC ज्वाइन करते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही फ्रेमवर्क बनाती थी कि किस तरह से मूवमेंट को आगे लेकर के जाना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, क्या क्या तकनीक्स लगानी है एंड ऑल्सो किस मूवमेंट को कब लॉन्च करना है। 1947 वॉज द ईयर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद भारत को इस्टेब्लिश करते हैं और हम हर साल इस दिन आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं। पर ये जर्नी 1885 से 1947 की आसान नहीं रही है। इसके बीच बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए गए, बहुत सारे लीडर्स आए गए और फाइनली इंडिया का इंटरप्रिटेशन जो हमारे फोर फादर्स ने किया था कि हाँ हमारा भारत इस तरह का होगा और आज जो इंडिया है ये इसकी परिकल्पना इसी ईयर्स में करी गई थी। एक बार इस स्लाइड को जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग नोट बना सके। पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, कैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल आगे बढ़ा, कितने सालों का स्ट्रगल रहा और क्या क्या हुआ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, कितने लीडर्स आए, कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, कब उन्होंने रुका, कब उन्होंने वेट किया कि कैसे हम लोग अपने स्ट्रगल की टेक्निक फॉर्म कर सकते हैं, कहाँ से फंड आएंगे, एट्सेट्रा। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन 15 अगस्त 1947 आफ्टर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। हमें पता है 2 शताब्दियों के लिए हमारा देश किसी के अधीन था, दूसरे देश के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था। हमने ब्रिटिशर्स के राज को झेला है 200 सालों के लिए। 200 सालों में उन्होंने ट्रेड से लेकर के टेरिटरी तक का सफ़र तय किया और हमने डिपेंडेंसी से लेकर के इंडिपेंडेंस होने का सफ़र तय किया। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अनडाउटेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट इंडिया हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत लंबा मूवमेंट था, ये मास स्ट्रगल था। एक इंडिविजुअल स्ट्रगल से शुरू होकर, इंडिविजुअल राजाओं की लड़ाई से शुरू होकर एक पब्लिक की लड़ाई बनना, मास के लिए स्ट्रगल होना, ये इसकी भूमिका रही है। नेक्स्ट, इट वर्कड विद डाइवर्स आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल करेंट्स, बिकमिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट मास मूवमेंट टू टेक प्लेस ऑन इंडियन सॉइल। बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हमने देखी हैं। गांधी की आइडियोलॉजीज़ कुछ अलग थी, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजीज़ कुछ अलग थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ अलग सोचते थे, तिलक कुछ अलग सोचते थे, पर इन आइडियोलॉजी में एक चीज़ सेम थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलानी है, हमें हमारे देश पर अपना राज स्थापित करना है। इसलिए इन्होंने अपने पर्सनल आइडियोलॉजीज़ को साइड में रखते हुए एक गोल को सामने रखा। बहुत सारे मास मूवमेंट्स हमने देखे, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये सारे मास मूवमेंट ने जिनमें पब्लिक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था स्वदेशी, बंगाल पार्टीशन के टाइम पे ये आया और इसमें पब्लिक ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यही वो कंपनी थी जो ब्रिटिशर्स के लिए ट्रेड करने आई थी यहाँ पे और धीरे धीरे ये टेरिटरी में आ गई। पहला पॉइंट है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1600 एंड इट्स प्राइमरी मोटिव वॉज ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज़। इट वॉज अ ब्रिटिश कंपनी एंड हैड रिसीव द रॉयल स्टैम्प फ्रॉम क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको रॉयल फरमान दिया था कि ये ईस्ट इंडीज़ वाले एरिया में जा कर के ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 2, द ब्रिटिश फर्स्ट लैंडेड ऑन इंडियन टेरिटरी इन 1608 इन सूरत। इनका पहला लैंडिंग ग्राउंड सूरत था। हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि पहला लैंडिंग ग्राउंड कलीकट था, वो पोर्तुगीज़ का लैंडिंग ग्राउंड था कलीकट। जब पोर्तुगीज़ पहली बार 1498 में आए थे भारत में, तब उन्होंने कलीकट को अपना लैंडिंग ग्राउंड बनाया था, वहाँ से वो एंटर किए थे भारत में, लेकिन ब्रिटिशर्स सूरत में पहले आए थे। नेक्स्ट, द कंपनी began to take an interest in Indian affairs from early 1600s, primarily because it needed somewhere to buy its spices. ब्रिटिश का मेन इंटरेस्ट ट्रेड था एंड उसमें भी स्पाइसेस पे ट्रेड करना, इसीलिए अर्ली 1600 से उन्होंने इंडिया को देखना शुरू कर दिया था कि उन्हें यहाँ से स्पाइसेस मिल सकते हैं। इंडिया का स्पाइस मार्केट वाज वेरी डेवलप्ड एट दैट टाइम। आज भी अगर हम बात करें तो गोवा में लौंग, सुपारी, इलायची, केरला साइड में जीरा, ये सारे स्पाइसेस साउथ में बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया इज़ अ स्पाइस कंट्री, मसाले की कंट्री, तो इनको मसाले में इंटरेस्ट था, मसाले के बिजनेस के लिए इंडिया को 1600 से ऑब्जर्व कर रहे थे। नेक्स्ट,
The company's first contact with India came in 1608 when English explorer named William Hawking sailed to the court of Mughal Emperor Jahangir in Agra. It was from that time trade relations were established. ये पहली बार तब हुआ था जब 1608 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। मुग़ल एम्परर जहांगीर उनके दरबार में आया था। तब मुगल्स ने उनको फरमान दिया था कि वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, उनसे खुश होकर, उनका देख के कि वो कितना सलाम करते हैं, उनमें क्या अदब है। लाइक दे ट्रीट किंग एज अ पावरफुल पर्सन, दे ट्रीट किंग एज अ गॉड। और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड रिलेशन इंडिया में शुरू होती है। एंड लास्ट फैक्ट है, इनिशियली केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ ओनली ट्रेड. The British East India Company soon began settling down in India with a view of civilization, trade and exploitation. सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनके दिमाग में बस एक ही फोकस था कि उनको ट्रेड करना है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने इंडिया को देखा, रिसोर्स रिच कंट्री, डाइवर्सिटी फुल कंट्री, उन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट्स देखे इंडिया के, तो उन्होंने कुछ बड़ा सोचा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम सिविलाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ला सकते हैं, लाइक क्रिश्चियनिटी इन द रिलीजन, ड्रेसिंग सेंस, ऑल दीज दे कैन चेंज। वो ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ स्पाइसेस में नहीं, कॉटन में, जूट में, जो यहाँ पे वेल स्टैब्लिश्ड था। एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यहाँ के मार्केट्स को। एक तो पॉपुलेशन इंडिया की ऐसे ही ज़्यादा थी, ऊपर से यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत डेवलप थे, यहाँ पे हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी थी, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत थे जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुड़कर पीछे कभी नहीं देखा और 1947 तक ये कंपनी या ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल करते रहे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स। क्या क्या मूवमेंट्स थे जो इंडिया में किए गए फ्रीडम के दौरान, जिससे हमें आज़ादी मिली फाइनली इन 1947। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था 1857 का रिवोल्ट, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। बेसिकली जब हम इस ईयर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइक करती हैं। तो 1857 वॉज रिवोल्ट ऑफ दैट टाइम व्हेन रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफ़र, ये लोग हमारे कंट्री के लिए ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर रहे थे। बेसिकली 1857 के रिवोल्ट को सिपाही म्यूटनीज़ भी बोला जाता है, सिपाहियों का विद्रोह। इसमें मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने विद्रोह शुरू किया था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद ये विद्रोह बढ़ता चला गया, दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसकी कमान संभाली और आगे बढ़ा विद्रोह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1905 से 11 तक चलने वाला स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय वॉइस रॉय थे 1905 के टाइम पे, बंगाल के, इंडिया के वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने पार्टीशन अनाउंस किया बंगाल का। उन्होंने ये बातें कही कि हम पार्टीशन बंगाल का इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करने के लिए, अच्छी गवर्नेंस लाने के लिए, अच्छा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं। बट रियल मोटिव वॉज पार्टीशनिंग बंगाल इन ईस्ट एंड वेस्ट, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन द ईस्ट, हिंदू मेजॉरिटी एरिया इन द वेस्ट। ये उनका साइड थॉट था। ऐसे भी ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते थे, डिवाइड करना है और रूल करना है, फूट डालो और शासन करो वाली नीति जो ब्रिटिशर्स की हमने पढ़ी है। उस समय स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें हमने विदेशी कपड़ों का, विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया था, अल्कोहल का बहिष्कार किया था, शॉप की पिकेटिंग्स की गई थी, मतलब घेराव, अल्कोहल के शॉप्स का, दुकानों का घेराव किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज़ 1916-18 होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट को अदयार चेन्नई से शुरू किया गया था एनी बेसेंट के थ्रू, एंड इसको महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया था, एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे में एनी बेसेंट ने इसको प्रमोट किया था। तो होम रूल मूवमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, क्योंकि इस समय हमें समझ में आ गया था इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट 1917 चंपारण सत्याग्रह। बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंडिगो फार्मर्स, नील की खेती करने वाले किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, जिसे महात्मा गांधी ने जाके सॉल्व किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज़ रॉलेट सत्याग्रह 1919। रॉलेट सत्याग्रह एक शेडिशियस लॉ जैसा था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो बोलेगा उसे बिना कुछ देखे, बिना कोर्ट ट्रायल के जेल में रखा जाएगा। 1920 खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत सत्याग्रह हुआ था टर्की की वजह से, कि टर्की में खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारे यहाँ पे 1920 पे इसीलिए हुआ था कि आप कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ। ये पहला मास मूवमेंट भी था, इसमें पब्लिक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट 1930 सिविल डिसोबियंस मूवमेंट लॉन्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। सिविल डिसोबियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब होता है कि जो भी रूल आपको बताए जा रहे हैं, जो भी लॉ आपको फॉलो कराए जा रहे हैं, उनको तोड़ना। सॉल्ट पे टैक्स लगाया जाता था। गांधी जी ने सॉल्ट को इसीलिए चुना इस मूवमेंट के लिए कि सॉल्ट सबकी ज़रूरत है। सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें चाहे लोअर पीपल हो, अपर पीपल हो, वो सेम अग्री करते हैं सॉल्ट के साथ। नेक्स्ट 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि वो टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स वर्सेस नाजीज था, हिटलर दैट इज़। गांधी जी का कहना था, वो बहुत डायलेमा में थे।
वो हिटलर को भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, पर ब्रिटिशर्स के ऑपरेशंस को भी वो नहीं सह पा रहे थे। ब्रिटिशर्स इंडिया को दबाए ये भी वो नहीं चाहते थे, और वो ब्रिटिशर्स के सामने हिटलर जीत जाए ये भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने से अच्छा हम इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च करें, लोगों के मन में ये भावना जगाएं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम लोगों को प्रिपेयर करें एक बड़े मूवमेंट के लिए, क्योंकि 1940 के बाद 1942 में हम क्विट इंडिया मूवमेंट देखते ही हैं। तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, लोगों को इस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, और पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है, और ये आखिरी मूवमेंट रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। इसमें करो या मरो, दिल्ली चलो जैसे नारों का प्रयोग किया गया, और इसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में। सो दिस इज़ सम ओवरव्यू ऑफ मेजर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स। आई होप ये जिस्ट आपको समझ में आया होगा इंडियन हिस्ट्री का, चाहे वो साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो। इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना इज़ अ प्राउड। सो थैंक यू एवरीवन।